हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नरक नाशक नागराज की तीसरी कॉमिक्स आदमखोर। इससे पहले कि हम दो कॉमिक्स हैं मृत्यु भूमि और विशैली अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो नरक नाशक नागराज की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही ये कॉमिक्स आपको क्लियर होगी। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे धमाकों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार नरक नाशक नागराज की तीसरी कॉमिक्स, जिसमें हमें नरक नाशक नागराज का अब दीदार होगा, आदमखोर। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। ये नरक नाशक नागराज एक अलग यूनिवर्स का नागराज है। राज रजत वर्ष नागराज। पेश करते हैं आदमखोर। आपके सिर में दर्द है तो आप भी हो सकते हैं आदमखोर का शिकार। लिंक रोड, आउटर महानगर, 1 AM। क्या मूवी थी यार, सीरियसली हॉरिफाइंग, थ्रिलिंग और सबसे खतरनाक वो क्रीचर। ऑसम मूवी, ऑसम वाहियात मूवी थी, लेकिन मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। हाँ हाँ डरपोक, मैंने देखा था हर सीन के साथ तू सीट से चिपकी जा रही थी। डरे मेरी जूती, वो तो मैं वैसे भी, ये चीज़ें असली में नहीं होती, सब काल्पनिक होता है। जो भी हो, पर तू तो डर गई थी। देख अभी भी तेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं डरपोक। स्टॉप इट कुणाल। हाँ हाँ, फुल एंटरटेनमेंट एक मूवी, दूसरी तू डरपोक। कुणाल स्टॉप। वैसे डरपोक ये चीज़ें वाकई होती हैं। हाँ, जैसे तू उनसे रोज़ मिलता है। नहीं मिलता तो नहीं, पर मैंने पढ़ा है। कुणाल स्टॉप, स्टॉप द कार। आगे कुछ है सड़क पर? हाँ, शायद कोई पी कर लुढ़क गया है। पीते ये लोग हैं और परेशान हम जैसे लोग होते हैं। इसे हटाना होगा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया सान्या। नहीं कुणाल, ये उसकी चाल भी हो सकती है। डोंट वरी, मेरे पास पिस्तौल है, पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। कुणाल बी केयरफुल। हे मिस्टर हेलो, ये तुम्हारे घर का बिस्तर नहीं है, उठो। आ ब्लैम 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 ब्लैम। घर। कुणाल, कुणाल कार पीछे लो। कुणाल क्या कर रहे हो? नहीं, मैं उसे कुचल दूंगा। वरुम, वरुम थमम, धड़ाक कड़ाक, धाड़। 2 घंटे बाद। तुम ही ने फ़ोन किया था? जी साहब, पहले मुझे लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, पर जब नीचे उतर कर देखा तो मामला कुछ और ही निकला। ये उसी आदमखोर हत्यारे का काम है। लाशों का मांस जगह से खाया हुआ है और खोपड़ी में से दिमाग गायब है। महीने की 20वीं घटना है ये, और हत्यारे का कोई पता नहीं लग रहा है। न्यूरो साइंस एंड रिसर्च सेंटर। अर्पित, आज कितने शिकार फंसे? आज ज़्यादा शिकार हाथ नहीं लगे, 2 ही सही संतुष्टि करनी पड़ी। फिर यह काम आसान नहीं है, शिकार फंसाना ही सबसे मुश्किल काम है। रात भर चारा लगाकर इंतज़ार करना पड़ता है। मुझे सिर्फ उनके दिमाग चाहिए, पता है, ले आया हूँ। उन्हें न्यूरॉन मशीन में डाल दो। ये मशीन इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। वैसे हमारा प्रोजेक्ट अपने आखिरी चरण पर है, सफलता करीब है। 2 हफ्ते बाद सक्सेस। क्या हुआ अर्पित, इतना चीख क्यों रहे हो? दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट सफल हुआ। हम मशीन के ज़रिए लैब में ही न्यूरॉन डेवलप करने में सफल हो गए। ये दिमाग काम कर रहा है। ओह वो, ये तो वाकई में खुशी की बात है। सभी को कॉन्ग्रेट्स। मेरे ख्याल से अब हमें मीडिया को अपनी इस उपलब्धि के बारे में बता देना चाहिए। बिल्कुल, इतनी बड़ी उपलब्धि को तो दुनिया के सामने आना ही चाहिए। आखिर ये मानवता के हित के लिए तो है। हाँ सर, पर यह सिर्फ हमारी ही नहीं, आपकी भी सफलता है। आपकी हेल्प के बिना ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाता। अरे नहीं, इस मशीन को बनाने में सारी मेहनत तुम चारों की है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें सपोर्ट किया है। उसी सपोर्ट की बदौलत आज हम यहाँ हैं सर। चलो अब अच्छे से रेस्टोरेंट में चल के पार्टी करते हैं। पार्टी भी हो जाएगी सर, पर मीडिया रिलीज़ के बाद। अब खबरें विज्ञान की दुनिया से। महानगर कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 4 होनहार छात्रों ने एक ऐसी मशीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है जिसकी सहायता से कई पेचीदा दिमागी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। उनका कहना है कि इस मशीन की बदौलत अब कोमा के मरीजों का भी इलाज संभव हो सकेगा। उस चोरी ने सबके होश उड़ा दिए थे। न्यूरॉन मशीन गायब है, कौन ले गया उसे? अब हमारी रिसर्च का क्या होगा? न्यूरो साइंस एंड रिसर्च सेंटर। प्रोफेसर विक्रांत सिरदर्द के पेशेंट की MRI और ब्लड रिपोर्ट्स से एक सनसनीखेज रहस्योद्घाटन हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से उसके दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या कम है। शायद वही वजह है कि इसके सिर में दर्द की। यदि ये मस्तिष्क की कोई बीमारी होती तो न्यूरॉन्स मर रहे होते और मर्त न्यूरॉन्स भी दिखाई पड़ने चाहिए थे। हाँ, मगर ऐसा नहीं है, न्यूरॉन्स गायब हैं।
25 पेशेंट के दिमागों में से लगभग 2 से 4 लाख तक न्यूरॉन्स गायब हैं। प्रोफेसर विक्रांत, ब्रेन की चोरी। मामला पेचीदा होता जा रहा है, या कहें मामला हमारे बूते के बाहर से होता जा रहा है। न्यूरॉन्स का कम होना तो ऐसी समस्या है जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज ही संभव नहीं है। शहर भर के हॉस्पिटल में लाखों सरदर्द से संबंधित केस रजिस्टर हुए हैं। मरीज असहनीय दर्द से तड़प रहे हैं, तड़प कर मर रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो सारा शहर तड़प तड़प कर मर जाएगा। न्यूरॉन्स की घटती संख्या को स्टेबल करने में या बढ़ाने में अर्पित, मधुर इत्यादि की बनाई न्यूरो मशीन का कारगर साबित हो सकती थी। मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई थी। मीडिया को सिरदर्द हो रहा है तो सावधान, हो सकता है आपके दिमाग से कर ली गई हो न्यूरॉन्स की चोरी। पिछले कुछ दिनों में अज्ञात आदमखोर हत्यारे की गतिविधियां धीमी हुई, जो लोगों को मारकर उनके दिमाग को निकाल कर ले जाता था। तो अब शुरू हुआ है ये नया सिलसिला। क्या अब इस तरह दिमाग चोरी करके आदमखोर मिटा रहा है अपनी भूख? हमारे बीच हैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर विक्रांत। डॉक्टर विक्रांत, क्या आप हमें बताएंगे कि क्या इन दोनों घटनाओं में कोई समानता है? ऐसा मुमकिन है दिमाग की चोरी करने वाला वो रहस्यमय आदमखोर न्यूरॉन्स का चोर हो सकता है। विश्व में आज कहीं आदमखोर है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आदमखोर जातियों के वंशज आज भी दुनिया में हैं। रिसर्च में ऐसी कुछ जातियों का पता लगा है। उस जाति के इंसानों में ऐसे जीन्स पाए गए हैं जो इंसानों को उन रोगों से बचाते हैं जो मानव मस्तिष्क का सेवन करने से हो सकते हैं। ये जीन्स किसी भी आदमखोर जाति के वंशज की पैदाइश होते हैं, चाहे उसमें आदमखोरी हो या नहीं। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ऐसी किसी जाति के विषय में जिसके पूर्वज आदमखोर रहे हों? हाँ, रिसर्च के अनुसार कुलंदी जाति के पूर्वज आदमखोर थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रांत। जाति मौजूद है तो आदमखोरी भी मौजूद होगी। मारो ये कुलंदी जाति के हैं, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। छोड़ दिया तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। हम आदमखोर नहीं हैं। धड़ धड़ धड़। ये लड़की शैली, इसे मैं जानता हूँ, ये आदमखोर जाति की है। पकड़ लो इसे, ये चारों दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं। शहर में उस जाति पर नस्ली हमले शुरू हो गए हैं जिसके पूर्वज कभी आदमखोर रहे होंगे, और संयोग से तुम भी उसी जाति की हो शैली। ये पागलपन है। पकड़ लो इसे, मार दो इसे। नहीं, वहीं रुक जाओ। खबरदार, ये गैर कानूनी है। इस घटना में इन चारों का ही हाथ लगता है। ये चारों ही आदमखोर हैं। नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करो। तो क्या आदमखोरों को जिंदा रहने दें? मैं सिर्फ एक न्यूरो साइंटिस्ट हूँ। सांय सांय, अरे सांप, सांप कहाँ से आ रहे हैं? उस लड़की से दूर हट जाओ। नागराज आखिर आ गया, नरकनाशक नागराज। नागराज तो रक्षक है, फिर भक्षकों की रक्षा क्यों कर रहा है? कोई आदमखोर जाति से है तो उसे आदमखोर कहना आदमखोरी है। 21वीं सदी में कुलंदी जाति के आदमखोरी का कोई प्रमाण नहीं है। केवल शक के आधार पर तुम लोगों ने नस्लीय हिंसा फैला दी। ये लड़की आदमखोर है या नहीं मैं ये नहीं जानता, मगर तुम लोग जो हिंसा कर रहे हो वो मेरी नज़र में ज़रूर आदमखोरी है। इतिहास साक्षी है कि आदि मानवों में आदि आदमखोरी प्रचलन थी, मगर जैसे जैसे सभ्य समाज का विकास हुआ आदमखोरी समाप्त हो गई। जातिगत हिंसा को फौरन रोक दो, बंद कर दो, वरना मैं तुम लोगों की सांसें बंद कर दूंगा। शायद ऐसी कई जातियां होंगी जिसके पूर्वज आदमखोर रहे हों। यदि आदमखोरों के वंशजों में ऐसे जीन्स निर्मित हो गए हैं तो इसमें उस जाति के इंसानों का कोई कसूर नहीं है। वो लेकिन आदमखोरी तो हो रही है, और फिलहाल शक तुम पर है पुलिस। हाँ, क्योंकि लोग तुम्हें सिरकटी लाशों और अब न्यूरॉन्स की चोरी का जिम्मेदार मान रही है। तुम पुलिस कस्टडी में सुरक्षित भी रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा गुनाह साबित हो गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। बचाने वाला सक्रिय हो चुका था। आगे को कार दुर्घटना ग्रस्त हुई पड़ी है जिसमें से घना धुआं निकल रहा है। यह स्मोक बम किसने रखा है यहाँ? ओहो नहीं, क्रंच, वरुम, घर्र। उफ, उन चारों आदमखोरों को छुड़ाने में किसी शातिर दिमाग का हाथ है। उसकी फरारी का मैसेज फ्लैश करो जल्दी ही। पुलिस की कैद से निकाल कर तुमने हमें पक्का गुनहगार बना दिया है। कौन हो तुम? आप प्रोफेसर विक्रांत? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि पुलिस तुम्हें इस कारण के लिए प्रताड़ित करे जिसके तुम जिम्मेदार नहीं हो। जब तक ये मामला शांति बढ़ जाता तुम मेरे फार्म हाउस में रहोगे। कुछ देर बाद यह कौन है? रुकने का इशारा कर रहा है। प्रोफेसर विक्रांत को भी कोई रोकने पहुंच चुका था। तुम नागराज? हाँ प्रोफेसर विक्रांत, अंदर चलें, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। वो चारों तुम्हारे शिष्य थे जिन्हें मैंने पुलिस को सुपुर्द किया है। तुमसे मिलना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। उन्हें शहर में हो रही आदमखोरी और ब्रेन चोरी घटनाओं का जिम्मेदार माना जा रहा है। तो मुझे बताओगे कि हकीकत क्या है? वो चारों निर्दोष हैं।
रात भर गटरों और रेलवे लाइनों पर जा जाकर चारा लगाते हैं और चूहों को शिकार फंसाते हैं। शिकार फंसाना ही सबसे मुश्किल काम है। खटाक, उन लोगों को चाहिए थे चूहों के दिमाग, मुझे सिर्फ उनके दिमाग चाहिए। वे चारों चूहों के न्यूरॉन से एक कृत्रिम दिमाग बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्हें न्यूरॉन मशीन में डाल दो। ये मशीन इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। उन्हें सफलता मिल रही थी। कृत्रिम दिमाग के न्यूरॉन संकेत दे रहे हैं, यानी ये दिमाग काम करने लगा है। तुम्हारी ये क्रांतिकारी खोज क्रांतिकारी है, जो मानवों में सिंड्रोफेनिया, अल्जाइमर्स या मस्तिष्क की अन्य बीमारियों के लिए वरदान साबित होगी। फिर प्रोजेक्ट के फॉर्मूले सहित न्यूरॉन्स मशीन चोरी हो गई और नागराज इन चारों इंस्टीट्यूट अथॉरिटी की आज्ञा और नियमों के तहत ही अपनी रिसर्च पूरी की है। देश के लिए उन्होंने जो किया, उन्हें तो मेडल मिलना चाहिए, पर मिली हथकड़ी। मुझे भी तलाशी में यहाँ कुछ नहीं मिला। अब मैं बेसमेंट की तलाशी लूँगा। ओह, सर्प संकेत, मुझे फ़ौरन जाना होगा। मैं फिर आऊँगा। प्रोफेसर विक्रांत कोई मुसीबत में है, उसे मेरी ज़रूरत है। फ़िलहाल तो वे चारों मुसीबत में थे। कौन हो तुम? देवदूत, रहनुमा, अवतार? क्या बकवास है? आखिर तुम बताते क्यों नहीं कौन हो तुम? तुम मुझसे जानना चाहते हो कि कौन हूँ मैं, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कौन हो तुम। दोस्तों, इस शख्स से आप मिल चुके हैं। विशैली कॉमिक्स में भी आ चुका है ये शख्स। दोस्तों देखो, इस खोपड़ी को पहचानो और पढ़ो इस पर लिखी इबारत को। ना पढ़ पाओ तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ 400 साल पीछे। भयानक आदमखोर कबीले, खूंखार खप्पर जाति के इतिहास में, जिन्होंने भयंकर हिंसकता दिखाते हुए कई कबीलों में मौत का तांडव मचा दिया था। और आसपास के क्षेत्रों में इतना खौफ था कि हवा भी सरसराती थी तो लोगों का खून सूख जाता था। खप्परों का राजा आदमभू हजारों आदमखोरों के साथ अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानी कबीलों की खोज में रहता था। ये सब दोस्तों आप विशैली कॉमिक्स में आप देख चुके हैं। आदमभू के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो कॉमिक्स ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये उसी से लिंक है। मृत्यु भूमि और आप विशैली, और तभी आगे कंटिन्यू हो रही है ये आदमखोर। इसी स्थान पर डेरा डालो, यहाँ से भरपेट खाने को मिलेगा। विश्वंभर राज्य की सीमा पर खूंखार रक्तपाती जमा हो गए। तुम ये क्या कर रहे हो आदमबू? इसे जिंदा मत करो, इसकी भूख नहीं मिटा पाओगे। सेनानायक जोनावर, ये हमारे पूरे कबीले की ताकत बनेगा, मुझे मत रोको। योद्धावंश के विश्वंभर राज्य में मातम छाया था। मातम मत बनाओ, अपने राजा पर भरोसा रखो। उन खूंखार हत्यारों को यहाँ से बच के नहीं जाने दूंगा। आदमबू स्त्रियों का रसिया था। विशैली पर आ गया था आदमखोर का दिल। तुम्हारा जैसा सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा, और आप जैसा शक्तिशाली मैंने। ये सीन आप वैशाली कॉमिक्स में देख चुके हैं। वैशाली से चारा बना रही थी। आपके दल के किसी लड़ाके पर तेज़दार हथियारों का भी असर नहीं होता। ये जादू है। हाँ, ये चेतना द्रव्य का जादू है। इसी कारण कोई हमें मार नहीं पाया। हम इंसानों को मारकर इनका मांस खा जाते हैं और चेतना द्रव्य पी जाते हैं। चेतना द्रव्य? हाँ, ये पेय ना सिर्फ हमें रोगों में वृद्धावस्था से बचाता है, बल्कि हमारी काया को लोहे की शक्ति भी प्रदान करता है। अब इसी चेतना द्रव्य से मैं इसे जीवित करने वाला हूँ। ये कौन है? वेडिंगो, जिसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन एक लड़ाई में इसका दिमाग नष्ट हो गया था। वेडिंगो, इसके बारे में वैशाली कॉमिक्स में भी पढ़ा था आपने। अब मैंने उसके लिए दूसरा दिमाग बना लिया है। अब ये जिंदा होगा। ये अकेला पूरे के पूरे राज्य को चीर फाड़ कर देगा और हमारे लिए भोजन का इंतजाम करेगा। हर्र, हाँ, देखो ये जिंदा हो रहा है, और अब तू मरेगा। धोखेबाज कौन है तू? योद्धावंश की गुप्तचर वैशाली, जो यहाँ आदमखोरों का नाश करने आई है। नज़र उठा कर देख, योद्धावंश के 3 और शूरवीर योद्धा बाहुबली, शूरा और शास्त्रा किस प्रकार अपनी सेनाओं के साथ तेरे आदमखोरों का सफाया कर रहे हैं। खचाक। वेडिंगो तबाही मचाने को तैयार था। हर्र, आज वेडिंगो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे केवल मैं नियंत्रित कर सकता था, और मुझे तुमने आहा बचेगी तू भी नहीं नागिन। वेडिंगो भी नहीं बच पाया था। साएं साएं साएं। वास्तव में बाहुबली, शूरा, शस्त्रा और वैशाली की मदद गुरु खूनबा ने की थी। हमें आपने जो दिव्यास्त्र दिए, उन्हें ही ये सही कार्य संभव हुआ। गुरु खूनबा, चूँकि मैं शस्त्र नहीं उठाता, इसलिए आपने गदा की शक्ति मेरे बाहुबल में डाल दी। वेडिंगो एक खूंखार आदमखोर है। वो जितने इंसानों को मारकर खाता है, उसका शरीर उतना ही विशालकाय एवं शक्तिशाली हो जाता है। वेडिंगो पूरी दुनिया
कि जीवन के लिए भयानक संकट है। वेडिंगो के शरीर को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसे मार सकते हैं। केवल यही दिव्यास्त्र जिनको मैंने तुम्हारे लिए सिद्ध किया था, ताकि केवल तुम ही इनका प्रयोग मानवता की भलाई के लिए कर सको। लेकिन अब मैं तिलिस्म में सुरक्षित कर दूंगा। संसार की रक्षा की है तुम चारों ने, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब चूंकि इन शस्त्रों का प्रयोग कोई और नहीं कर सकता, लेकिन वेडिंगो के जिंदा होने का संकट भविष्य में भी कायम रहेगा। इसलिए मुझे ये सब जानकारियाँ तुम्हारे चेहरों पर गोदनी होंगी। अर्पित, शैली, विभव और मधुर हैरान खड़े उस व्रत की बातें सुन रहे थे। दोस्तों, समझ में आ गया वे कौन है? गुरु खूनबा ने वेडिंगो के शरीर और उन हथियारों को तिलिस्म में बंद करके उन चारों जाबाज योद्धाओं की खोपड़ी को तिलिस्म की चाबी के रूप में दे दिया था। मुझे दिव्य आभास हुआ है कि किसी ने वेडिंगो को तिलिस्म से आज़ाद करवा लिया है। वेडिंगो जीवित हो चुका है और यही वह आदमखोरी कर रहा है। अगर उसे ख़त्म ना किया गया तो तुम चारों किस मुसीबत में फंसोगे, जिनमें फंसे हो उससे निकलना असंभव हो जाएगा। उसे समाप्त करने के लिए उन्हीं हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी जिनका प्रयोग केवल तुम चारों ही कर सकते हो, क्योंकि वो चारों योद्धा तुम्हारे रूप में पुनर्जीवित हुए हैं। वो चारों तुम ही हो और मैं हूँ गुरु खूनबा। जी हाँ दोस्तों, विशैली और उसके साथी, आपको पता ही है, विशैली कॉमिक्स में मारे गए थे, लेकिन अब उनका पुनर्जन्म होता है और इस आदमखोर कॉमिक्स में उनकी एंट्री होती है नए रूप में, जो इनके नाम इनके अलग अलग थे, अर्पित, शैली, वैभव और मधुर। मेरी सारी शक्ति तिलिस्म में खर्च होने कारण हो चुकी है। इसके पश्चात मैं योग निद्रा में चला गया था। इस कारण मैं इस तिलिस्म को खोल पाने में सक्षम हूँ। तुम्हें ही वो कार्य करना होगा अपनी और मानवता की रक्षा के लिए। अद्भुत सी कहानी है, लेकिन तिलिस्म की चाबी वो 4 खोपड़ियाँ हैं। वो खोपड़ियाँ कहाँ हैं? वो खोपड़ियाँ अलग तिलिस्म में बंद हैं। इन तिलिस्म के द्वार उन खोपड़ियों के प्रतिरूपों से खुलेंगे। मैंने एक प्रतिरूप तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरे लिए ये व्यर्थ है, क्योंकि वो तिलिस्म योद्धा वंश यानी तुम चारों के स्पर्श से ही जागृत होगा। ये किसकी खोपड़ी का प्रतिरूप है? तुम्हारी, अर्थात तुम्हारे पूर्व जन्म की विशैली, तुम्हारे पूर्व जन्म विशैली की। मुझे केवल यही एक खोपड़ी प्राप्त हुई थी। तो देखिए किस तरह से ये शैली अपने विशैली को देख रही है, अपने पूर्व जन्म की खोपड़ी को देख रही है। उफ, यकीन नहीं होता तो यकीन करो। ये क्या हो रहा है? तिलिस्म जागृत हो रहा है। जब तक तुम असली खोपड़ी को प्राप्त नहीं कर लोगी, तुम इस तिलिस्म के संकट से बाहर नहीं निकल पाओगी। तिलिस्म गुरु शुरू होने के 24 घंटे के अंदर अब तुम्हें तिलिस्म से चारों खोपड़ियों को प्राप्त करना होगा, अन्यथा फिर तुम कभी भी इन खोपड़ियों को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि वे नष्ट हो जाएंगी। मगर हम शेष खोपड़ियों को कैसे प्राप्त करेंगे? वो कहाँ पर है? उनका पता कैसे लगेगा? दूसरी खोपड़ियाँ तुम्हें जुरासिक म्यूजियम में, तीसरी मैजिक फाउंटेन पर और चौथी खोपड़ी राजा मज्जल द्वारा स्थापित लौह स्तंभ पर मिलेगी। इन्हीं स्थानों पर तुम्हें खोपड़ियाँ ढूंढनी हैं। 24 घंटे बाद मुझे 32 माइलस्टोन यानी इसी स्थान पर मिलना। ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। अब हम तिलिस्म में हैं, अब हम मुसीबत में हैं। वो देखो, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। हमें इस तिलिस्म के संकटों से तभी छुटकारा मिलेगा जब हम असली खोपड़ी को ढूंढ लेंगे। ये कब्रिस्तान जाने वाली बस है, जाने वाली नहीं, पहुंचाने वाली। बचो नागराज। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। घुर्रम। खोपड़ी का प्रतिरूप मेरे हाथ से छूटते ही गायब हो गया। उसे जाने दो, वैसे भी उसका काम तिलिस्म को शुरू करना था, जो कि हो चुका है। यह सब क्या है? तो ये कैसा तिलिस्म है? तुम सभी इसमें कैसे आ गए? शैली ने गुरु खूनबा के बारे में नागराज को सब कुछ बता दिया। नागराज, तिलिस्म में मेरी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं, मैं ज़्यादा देर उड़ नहीं सकता। सरपाट, हमें नीचे उतारकर तुम मेरे शरीर में समा जाओ। अब हमें तुम्हारी असली खोपड़ी तक पहुंचना होगा शैली, मगर सवाल ये उठता है कैसे? अब इनके साथ नरक नाशक नागराज भी शामिल हो गया था जंग में। उफ, भकाक भकाक। शीतिका, फू फू। वो शैतान फिर आ रहा है। ये ट्रैफिक अटैक जब तक जारी रहेगा जब तक शैली की खोपड़ी नहीं ढूंढ लेते। तुम लोग आसपास की खोपड़ी को खोजने की चेष्टा करो। उस शैतान से निपटेगी अग्नि का हिस्स। देखूं कितनी आग है तेरे पास, अग्नि का सब चूक जाएगी। थड़, कड़, उफ, बड़ूम बड़ूम बूम बूम कड़ा उम। आहा,
उफ नागराज, शायद मेरा कंधा उतर गया है, ऐसे पैरों और पैरों में भी चोट आई है। तो बस फिर आ गई हमें कब्रिस्तान, बस फिर आ गई हमें कब्रिस्तान पहुँचाने। कब्रिस्तान कब्रिस्तान कब्रिस्तान। घबराओ नहीं शैली, हम उसके रास्ते से हट जाएंगे। ओह ये क्या, मेरी सरपरस्ती नीचे आ रही है। अरे वहाँ तो इमारतें हैं ही नहीं, सिर्फ इमारतें, सिर्फ भ्रम है। यानी यह तिलिस्म हमें सड़क पर ही रखेगा, ये बस अब हमारा कचूमर निकाल देगी। ओह नागपुल, स्क्रैच, इस मुसीबत से बच गए, मगर हम इस मुसीबत से कैसे बचेंगे, ये अर्थ मूवर है। ये हमले तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमें खोपड़ी नहीं मिल जाती। रोड रोलर भी आ गया, रोड रोलर के रास्ते से हट जाओ, कड़ाक। और इस बार हम इस बस में सवार होंगे। नागराज ये क्या कर रहे हो, उस बस में शैतान सवार हैं, काट देंगे। जैसा कहता हूँ वैसा करो, जल्दी से बस में सवार हो जाओ। कब्रिस्तान कब्रिस्तान कब्रिस्तान। मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे अरे, इस बस में इस कब्रिस्तान तक पहुंचने का रास्ता था, जहाँ यहाँ तक ताबूत, यहाँ ये ताबूत कैसा रखा है, मैं इसे खोलता हूँ। ये उसी प्रतिरूप खोपड़ी की असल है। शैली, खोपड़ी को ताबूत में से उठा लो, जल्दी करो। नागराज तुमने कैसा अनुमान लगाया कि बस हमें खोपड़ी तक पहुँचा देगी। हड्डियाँ में खोपड़ियाँ कब्रिस्तान में पाई जाती हैं, ये विचार मन में आते ही मैंने बस में जाने का निर्णय किया था। देखो सारा ट्रैफिक सामान्य हो गया है। वो पुलिस हमारी तलाश में होगी। हमें अभी 3 और खोपड़ियाँ प्राप्त करनी हैं, बाहुबली, शूरा और शस्त्रा की, जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे पास हैं 22 और घंटे। आहा, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। शैली, ऐसी हालत में तुम्हारी इस खोज में आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। नागराज ठीक कह रहा है, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। तुम्हें इस खोपड़ी के साथ प्रोफेसर विक्रांत के फार्म हाउस चली जाओ। 24 घंटे की समय सीमा पूरी होने के बाद 32 माइलस्टोन पर मिलेंगे, जहाँ तुम ये खोपड़ी लेकर पहुँचोगी। लेकिन अर्पित, हमारे पास समय कम है, जैसा कहा है वैसा करो। सरपट, शैली को छोड़कर आओ, ये जेट से भी तेज उड़ता है। नागराज, हमारे पास समय कम है, क्यों ना हम 2-2 ग्रुप में खोपड़ियों की खोज करें, मगर तिलिस्म जानलेवा साबित हो सकता है। इस काम में मैं अकेले ही कर लेता, मगर गुरु खूनबा की कहानी के अनुसार केवल योद्धा वंश के लोग ही खोपड़ी के स्पर्श कर तिलिस्म को खोल सकते हैं। मगर हमें खोपड़ियाँ भी समय पर प्राप्त करनी है। ठीक है, हम 2-2 की टीम बनाते हैं, मैं एक साथ दोनों जगह रहूँगा। मैं मधुर के साथ टूरिस्ट प्लेस पर जाकर खोपड़ी की खोज करता हूँ, और मैं विभव के साथ म्यूजियम में लोह स्तंभ वाली खोपड़ी हम चारों ही प्राप्त करने जाएंगे। जिसे पहले कोई भी खोपड़ी मिल जाए तो दूसरी टीम के आने का इंतज़ार करेगा। जुरासिक म्यूजियम। यहाँ 85 कंकाल व खोपड़ियाँ होंगी, सचमुच मुश्किल काम है। यहाँ सबसे पहले हमें असल खोपड़ी का प्रतिरूप ढूंढना होगा, जिसके स्पर्श से ही हम उस तिलिस्म में प्रवेश करेंगे जहाँ असल खोपड़ी रखी होगी। समय खराब हो रहा है, आधे घंटे से हम प्रतिरूप खोपड़ी भी नहीं ढूंढ पाए। क्रफ कड़ाक। ये क्या, कंकाल पूरा करने के लिए कंकाल की असली हड्डियों में कुछ प्लास्टर और पेरिस द्वारा बनाकर भी लगाई गई हैं। इनका मतलब इनमें से कुछ बॉडी पार्ट्स पुरातत्व अवशेषों की बॉडी को पूरा करने के लिए नकली बनाकर भी लगाए गए हैं, जबकि हम केवल मम्मीफाइड सिर की तलाश कर रहे हैं। ओह, ये धड़ नकली है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना। इसका सर एकदम असली जैसा है। नागराज देखो तो ज़रा, ये सिर एकदम असली है, और ये तिलिस्म भी। अब हमें असली खोपड़ी को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। स्क्रैच क्न्याओ। उफ, मगर खोपड़ी कहाँ होगी। खचाक। क्या यहाँ भी कोई क्लू होगा उस खोपड़ी तक पहुँचने का। धम कड़ाक। स्क्रैच, वो क्लू क्या होगा। कड़ाक। कड़ाक। नागराज, नीचे गिरकर मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। नहीं टूटेगी। धम। स्क्रैच,
तुम्हें जिस सिर की तलाश है वो मेरे धड़ पर रखा है, आओ ले लो। हा हा हा। नागराज बचो, असली खोपड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। धमाम। और तिलिस्मी हमला तेज होता जा रहा है। आओ, तुम्हें जिस सिर की खोज है वो मेरे धड़ पर रखा है। ये झूठ कह रहा है, वो सिर मेरे धड़ पर है। झूठ कह रहा है, वो सिर मेरे धड़ पर है। साएं साएं साएं। धा टनाक, वो सिर मेरे धड़ पर है, आओ ले लो। हम गिर गए। आओ, तुम्हें जिस सिर की तलाश है वो मेरे धड़ पर रखा है, वो झूठा है, वो सिर मेरे धड़ पर रखा है। धोखा ना खाना, सिर मेरे धड़ पर रखा है। ये सब झूठे हैं, सिर मेरे धड़ पर है। मैजिक फाउंटेन, यही है 1000 साल प्राचीन वो पर्यटन मैजिक फाउंटेन जहाँ हमें तीसरी खोपड़ी की डमी प्राप्त होगी। और यहाँ कोई डमी दिखाई नहीं दे रही, ना ही कोई ऐसी जगह दिखाई पड़ रही है जहाँ डमी को छुपाया जा सकता है। एक जगह हो सकती है, फाउंटेन का ऊपरी हिस्सा जो दिखाई नहीं पड़ रहा। खोपड़ी के स्पर्श से तिलिस्म शुरू क्यों नहीं हुआ? मुझे देखने दो। ओहो, तिलिस्म शुरू हो गया। ग्लूप। ये कोई नदी है। इस नदी में हमें खोपड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? वो देखो जहाज, हमें जहाज पर जाना होगा। शायद असल खोपड़ी हमें वहीं पर मिले, मगर आसानी से नहीं मिलेगी। ये सिर किसने काटे होंगे? मैं तिलिस्म का रक्षक कुल्हाड़ हूँ। कड़ाक, बचो। अपनी लाचारी पर शुद्धिशाली, काश मैं इस मिशन में अपने साथियों के साथ जा पाती। आखिर क्या भेद छुपा है इस खोपड़ी में लिखी भाषा में? गुरु खूनबा ने जो कहा है, क्या वही इस पर भी लिखा होगा? इस वक्त रात के 12 बजे हैं। मैं 2 घंटे पहले अपने साथियों से अलग हुई थी, और उससे भी 2 घंटे पहले, यानी ठीक 8 बजे हमने पहले तिलिस्म में प्रवेश किया था। यानी कल रात 8 बजे गुरु खूनबा के दिए 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, और अभी 20 घंटे बाकी हैं। पता नहीं वे लोग शेष खोपड़ियों को प्राप्त करने में कितना वक्त लाएंगे। नहीं, केवल सोचते रहकर मैं समय नहीं बिता सकती। वक्त बिताने के लिए मैं कोई बुक पढ़ सकती हूँ। नहीं, ये नहीं। द ब्रेन। हाँ, ये ठीक है। खोपड़ी की भाषा पढ़ने में इस किताब में मदद मिलेगी। कूट भाषा। ये आवाज़ कैसी है? ये क्या है? इस अलमारी के पीछे कोई गुप्त रास्ता है, पर ये रास्ता खुला कैसे? गुप्त द्वार बंद हो गया है। ये किताब उस रास्ते के ताले की चाबी है जिसे खिसकाने पर गुप्त द्वार खुल जाता है। प्रोफेसर विक्रांत को ऐसा रास्ता बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ओहो नहीं, उफ, ये नहीं, ये नहीं हो सकता। अनबिलीवेबल। लगता है तिलिस्मी खोपड़ियाँ मिलने से पहले ही हमारी खोपड़ी व कंकाल भी इन कंकालों में शामिल हो जाएंगे। गॉड, मैंने तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई थी। चिंता न करो, यहाँ से निकलकर सबसे पहला काम तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने का करना। हाँ, अगर निकल सके तो ज़रूर निकलोगे, क्योंकि अब मैं उस सिर को हासिल कर लूँगा। लेकिन पहले फालतू की भीड़ हटा दूँ। ये काम मेरे विस्फोटक सर्प आसानी से कर देंगे। वरुम। नागराज, इसे क्यों जिंदा छोड़ दिया? क्योंकि यही देगा मुझे वो सिर जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ये क्या कर रहे हो नागराज? तुम्हें इसका सिर चाहिए या मेरा? काट दी। नागराज ने मेरी खोपड़ी काट दी। बिना खोपड़ी के अब कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। वैभव, यही है वह खोपड़ी जो हमें चाहिए थी। ओहो, इन सब के अंजर पंजर ढीले पड़ गए, यानी तिलिस्म टूट गया। गुरु खूनबा की कहानी के मुताबिक वो 4 योद्धा थे, जिन्हें में से एक था बाहुबली, जो युद्ध में शस्त्रों का प्रयोग ना करके अपने बाहुबल का प्रयोग करता था। बस शैली की बात याद आती, मुझे लगा कि निशस्त्र योद्धा के धड़ पर ही है बाहुबली का सर।
2 खोपड़ियाँ हमने प्राप्त कर ली हैं, हमें चौथी खोपड़ी वाले स्थान पर चलना चाहिए। पता नहीं अर्पित और मधुर तीसरे योद्धा के सिर को प्राप्त कर पाए या नहीं। मधुर, मैं इससे निपटता हूँ, तुम खोपड़ी ढूंढो। धाड़। उफ, ये तो जरा सी चूक होने पर ही काट डालेगा। कॉलेज में जूडो की प्रैक्टिस आज यहाँ काम आ रही है। कड़ाक। उफ, इन खोपड़ियों में उस योद्धा की खोपड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। इसकी शक्ति का सामना करना मेरे वश में नहीं है। टनाक। मधुर, जल्दी करो वरना हम दोनों ही नहीं बचेंगे। यहाँ तो सैकड़ों खोपड़ियाँ हैं। जूडो में बचाव के पैतरे दिखाने पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है और आज मुझे इससे अपना बचाव ही करना है। कड़ाक। लेकिन इसका अंत किए बिना हमें वो खोपड़ी मिल भी जाती है तो ये ले जाने नहीं देगा और इसको मारना असंभव लग रहा है। सर, नागराज ने कहा था कि वो हमारे साथ भी रहेगा। कहाँ है नागराज? साएं। भाक। अग्निका। आहा आहा, मेरा चेहरा। तो नागराज इस तरह है हमारे साथ। जब तुम्हें ज़रूरत होगी नागराज की मदद तुम्हें हासिल हो जाएगी। अरे कहाँ जा रही हो? मदद की ज़रूरत तो अब है। मधुर, भागो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो दिखाई दे रहा था शैली के लिए उस पर यकीन करना मुश्किल था। ओ माय गॉड, ये सब यहाँ खड़े हो पाना दूभर है। ये वही दिमाग होने चाहिए पिछले दिनों जिनके आदमखोर द्वारा खाए जाने की चर्चाएं फैली हुई थी। मुझे अर्पित इत्यादि को ये सारी बातें बतानी होंगी। ओ शिट, मगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं वह सब किस स्थिति में है। अब मेरा पाँव कुछ ठीक है। मुझे प्रोफेसर से मिलना होगा। यहाँ दूर दूर तक टैक्सी मिलना भी मुश्किल है। प्रोफेसर विक्रांत का घर। मैंने उन्हें भगाकर इसलिए पुलिस की कैद से भगाकर अपने फार्म हाउस भेजा है ताकि पुलिस उन्हें कसूरवार समझती रहे और हमारी और किसी और का ध्यान न जाए और हमारा काम चुपचाप ढंग से चलता रहे। प्रोफेसर विक्रांत किससे बात कर रहे हैं? मगर तुमने मुझे उन सबको अपनी फार्म हाउस में क्या सोचकर भेजा जहाँ चेतना द्रव और सड़े दिमाग पड़े हैं? वहाँ वो अति मस्तिष्क भी रखा है जिसे बनाने में हम सब असफल रहे हैं। घबराइए नहीं पिताजी, उन्हें तहखाने का पता नहीं लगेगा। यह अति गुप्त तहखाना है। लेकिन अगर तुम इस मशीन को पहले ही यहाँ ले आते तो लोगों को मारकर उनके दिमाग इकट्ठा करने की ज़रूरत न पड़ती। लेकिन मेरी भूख का क्या होगा? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। जीप पर काबू रखिए पिताजी। ओहो, हमारी न्यूरल मशीन भी इसने ही चुराई थी क्या? यही है वो आदमखोर? चेतना द्रव्य का निर्माण, जो काम मैं 400 साल पहले नहीं कर पाया था वो मैं तुम्हारी मदद से करवाना चाहता हूँ। 400 साल पहले मुझे लगभग मार ही डाला था गया था मगर मैं जिंदा बच गया। गुरु खूनबा ने गद्दारी की थी, राज्य तबाह हो गया था, मेरी आदमखोर सेना भी नष्ट हो गई थी, चेतना द्रव्य का यंत्र भी नष्ट हो गया था। क्या करता? छुपा रहा, खाना बदोशों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा क्योंकि एक स्थान पर अधिक समय तक रहकर आदमखोरी नहीं की जा सकती थी। बिना मानव मांस के तो मेरा जिंदा रहना ही असंभव था। सभ्य समाज में एक युवती से विवाह किया, एक बेटा भी हुआ, पर रात जब कोई शिकार हाथ नहीं लगा तो मैं अपनी पत्नी को मारकर खा गया। क्या करता? बड़ी भूख लगी थी मगर बदकिस्मती से कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, उम्र कैद हो गई। काल कोठरी में मानव मांस के बिना मैं विक्षिप्त सा पड़ा रहा। मुझे पागल खाने भेज दिया गया। ये जगह जेल से बेहतर है। वहाँ मैंने सबकी निगाहों से छुपकर सिद्धियाँ प्राप्त करनी शुरू की और फिर मैंने एक दिन अपनी सिद्धियों के बल पर मैंने तुम्हें पागल खाने बुलाया। पिताजी, आपके निर्देशानुसार मैं वैशाली की खोपड़ी ले आया हूँ और उस पर खुद ही भाषा को भी समझ चुका हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई ऐसा चेतना द्रव्य भी हो सकता है जो इंसान की उम्र का बढ़ना रोक दे और उसके समस्त शारीरिक बेकार एवं रोगों को दूर कर दे। हैरान कर देने वाली बात तो उस अतिमानस मस्तिष्क का निर्माण है जो वेडेंगो जैसे महाशैतान को भी जीवित कर दे। हमारा आधुनिक विज्ञान भी आज एक कृत्रिम मस्तिष्क नहीं बना पाया है। हाँ बेटा, जो काम आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। अब मैं बनाऊंगा अति मानस दिमाग यानी सुपर ब्रेन
जो सारी दुनिया को मेरी काबिलियत की धाक जमा देगा। हा हा। मैं उसी रात पागल खाने से भाग निकला, मगर हम अतिमाना मस्तिष्क बनाने में असफल रहे। फिर तुम्हारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट के रूप में आशा की नई किरण दिखाई दी और हमने वो मशीन चुरा ली। ये दोनों एक भयानक षड्यंत्र रच रहे हैं जिसका शिकार हम चारों हुए हैं। अब खतरे में है पूरी दुनिया। मुझे जल्दी से जल्दी 32 माइलस्टोन पहुंचना होगा। मौत मधुर और अर्पित से मिलने को तैयार थी। उफ, ये हुआ कैसे? एकाएक सभी सिर समुद्री डाकुओं के रूप में जिंदा कैसे हो गए? लेकिन अब बाहर एक भी खोपड़ी नहीं है। इसका मतलब वो सिर इसी केबिन में कहीं पर होना चाहिए। वो रहा। ये चारों ओर से बंद है। ये खुलेगी कैसे? कड़ाक। समुद्री डाकू केबिन का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टनाक कड़ाक। इससे पहले मुझे उस शीशे को तोड़ना होगा। अरे ये तो टूटा भी नहीं। नहीं। टनाक टनाक। तब तक तो ये शैतान केबिन में घुस जाएंगे। अलमारी तभी खुलेगी जब इसके तिलिस्म का कोड डीकोड होगा। ओह, ये क्या? चाबी। यहीं कहीं एक चाबी होनी चाहिए मधुर। कैसी चाबी? चाबी का क्या करोगे? और तुम्हें कैसे पता कि चाबी है? शायद मैंने चाबी ढूंढ ली है। कहाँ? झूमर। ये रही वो चाबी। लेकिन क्या इस चाबी का क्या करोगे? यहाँ अलमारी में ही। की होल कहाँ है? कड़ाक। दरवाज़ा टूट गया है। हम नहीं बचेंगे। बचेंगे यदि उस खोपड़ी को हासिल कर लें तो ज़रूर बचेंगे। मारो काटो। यहाँ है की होल। देखो, चाबी की होल में चली गई और घूम गई है। कमाल है, मुझे तो अभी भी की होल नहीं दिखाई दे रहा। मारो काटो, जल्दी करो अर्पित, खोपड़ी बाहर निकाल लो। खोपड़ी हाथ में आती। आहा, सक्सेस। चाबी और की होल का अनुमान तुमने कैसे लगाया? इस आईने से। थोड़ा पीछे हटकर आईने की ओर देखो। तुमने वहाँ की होल दिखाई पड़ रहा है ना, मगर ये की होल तो सामने रखी उस अलमारी का। यही तो गुप्त संकेत है था। पहले मैं भी कुछ नहीं समझा था, लेकिन अचानक ही मेरी निगाह जब आईने में दिखते की होल के प्रतिबिंब पर गई तो ये विचार मन में ही कौंधा। हो ना हो, खोपड़ी वाली अलमारी का की होल इसी जगह पर होना चाहिए जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। और जब की होल बना तो फिर चाबी भी वहीं होनी चाहिए थी। ओहो, ये क्या हो रहा है? खोपड़ी हमें शायद प्राप्त हो गई है, पर शायद तिलिस्म हमें यहाँ से बाहर फेंक रहा है। अपने हाथों में थमी खोपड़ी को छुपाओ। अब हमें चलना चाहिए। अगली खोपड़ी हमें मिलेगी लौह स्तंभ पर। राजा मज्जल ने इस लौह स्तंभ को बनवाया था जो युद्ध में इसकी जीत का प्रतीक चिन्ह भी है। इस स्तंभ के टॉप पर एक खोपड़ी को स्थापित किया गया है। मुझे लगता है कि ये खोपड़ी असल खोपड़ी की डमी है। इसे छूने पर ही खुलेगा तिलिस्म और इस हम में से ही एक स्पर्श कर सकता है। मैं करता हूँ ये कोशिश। आहा, स्क्रैच। ओफ, तुम ठीक तो हो ना अर्पित? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। नागराज, तिलिस्म शुरू हो गया है। हा आहा। ये क्या? इस बार डमी खोपड़ी को स्पर्श करने से पूर्व तिलिस्म कैसे शुरू हो गया? यहाँ हमें तिलिस्म की आखिरी खोपड़ी मिलनी है। शायद ये उस तिलिस्म में प्रवेश करने से पूर्व का तिलिस्म है। मगर अर्पित, तुम इस तिलिस्म से दूर रहना। थैंक यू नागराज, तुमने मेरी हड्डियाँ टूटने से बचा ली। मुझे लगता है कि लौह स्तंभ के सिर को स्पर्श करने के लिए हमें भी एक तिलिस्म से होकर गुजरना होगा। वो तिलिस्म क्या होगा? वो तिलिस्म यही है, हमारे अंगों की अदला बदली। नागराज, तुम्हारे बाजू मेरी बाजुओं से अदला बदली हो गई है और तुम्हारा सिर मेरे सिर से। उफ, ये कैसा तिलिस्म? लौह स्तंभ पर फिट शस्त्र की डमी खोपड़ी को केवल मैं या विभव की स्पर्श करके ही तिलिस्मों को खोल सकते हैं। ओहो, तो फिर जल्दी करो, लौह स्तंभ पर चढ़ो। खंभों पर चढ़कर ही खोपड़ी को स्पर्श किया जा सकता है, अन्यथा वो पहले की तरह फिर से प्रहार करेगी। मैं नागफनी सर्पों को लौह स्तंभ पर लिपटने को कहता हूँ। जल्दी करो। आह, नागफनी सर्प तुम्हारी कलाई से बाहर नहीं आ रहे हैं विभव। नागफनी सर्प मेरे कहने से ही सक्रिय होंगे। नागफनी सर्पों, बाहर निकलो। तुम्हारी कोशिश भी असफल हो गई क्योंकि नागफनी सर्पों का मानसिक संपर्क केवल मेरे मस्तिष्क से है और जब तक मेरा सिर मेरे ही धड़ पर नहीं होगा तब तक उससे संपर्क नहीं हो पाएगा। धाड़। तो अब क्या करें? ये खोपड़ी केवल योद्धा वंश के लोगों के स्पर्श पर ही तिलिस्म का रास्ता खोलेगी। मैं योद्धा वंश का नहीं हूँ, किंतु
मेरा धड़ विभव का है, अतः खोपड़ी के स्पर्श के साथ ही तिलिस्म का रास्ता खुल जाना चाहिए। मगर ये क्या, खोपड़ी को स्पर्श करने के बाद भी तिलिस्म क्यों नहीं खुल रहा? गुरु खूनबा का दिया समय समाप्त होने में कुछ ही समय शेष है। यदि ये खोपड़ी हम प्राप्त नहीं कर पाए तो शेष खोपड़ियाँ भी हमारे हाथ से जाती रहेंगी। 32 माइलस्टोन, समय सीमा पूरे हुए 1 घंटा गुजर चुका है। क्या वो चारों वापस आ पाएंगे भी या नहीं? ओहो, ये नागराज के साथ कैसे? शैली इनके साथ नज़र नहीं आ रही। आ गए तुम लोग? मुझे लगा तुम तिलिस्म ही तोड़ पाओगे। लाओ वो चारों खोपड़ियाँ मुझे दे दो। मगर हमारे पास 3 खोपड़ियाँ हैं, चौथी खोपड़ी शैली के पास है, वो भी पहुँचती होगी। ठहरो, इसे खोपड़ी मत देना। मैं इसे पहचान चुकी हूँ, वो शैतान है। उसका नाम राजा आदमभू है, जो 400 सालों से जिंदा है। ये प्रोफेसर विक्रांत का पिता है और यही आदमखोर भी है। हमारी मशीन भी प्रोफेसर विक्रांत ने चुराई है। इसने गुरु बनकर हमें झूठी कहानी सुनाई है। असली कहानी क्या है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। 400 साल पूर्व क्रूर खप्परों के राजा आदमभू और उसकी खूंखार खप्पर सेना का भयंकर आतंक मचा था। हम आज तक कोई युद्ध नहीं हारे। आदमभू आतंक मचाता राजा विकराल की सीमा पर आ पहुंचा। राजा विकराल ने आदमभू की खूंखार सेना के बारे में सुन रखा था। उनके पास ताकत है, ताकत से अभिमान पैदा होता है और अभिमान बुद्धि को नष्ट कर देता है। राजा विकराल ने आदमभू और उसकी सेना से भयानक टक्कर ली। युद्ध कई माह तक चला। क्रूर खप्परों की रसद खत्म हो गई। यहाँ तो दूर दूर तक कोई गांव या कस्बा या कबीला नहीं है यहाँ से भोजन का प्रबंध किया जा सके। राजा विकराल ने जानबूझकर युद्ध के लिए ऐसा ही स्थान चुना, मगर रसद की कमी से कोई जान नहीं जाएगी। कई हफ्तों तक भूखे प्यासे लड़ रहे थे, पर अब हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इन्हें चील कौओं का भोजन मत समझो। युद्ध भूमि में बिगड़े पड़े ये शर भी हमारी रसद हैं। महाराज, एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे खा सकता है? एक भूखा इंसान को नहीं खा सकता, लेकिन विजय का भूखा योद्धा खा सकता है इंसान को भी। इस लड़ाई में राजा विकराल पराजित हो गया। महाराज आदमभू, उनकी रसद का क्या करें? अब ये हमारी रसद नहीं है, इसे जला दो। अब ये जिंदा पकड़े गए हैं, सैनिक हमारी रसद है। हाँ। राजा आदमभू और उसकी सेना बन चुकी थी आदमखोर। वो इंसानों को मारकर खाने लगे, लेकिन गुरु खूनबा के निर्देशानुसार वो उन शवों को सिर काटकर उन्हें सौंप देते थे। ये सिर स्वीकार करें गुरुदेव, मुझे केवल उनका मस्तिष्क नष्ट करना है। मस्तिष्क खाना निषिद्ध है, क्योंकि मस्तिष्क खाने से मस्तिष्क पर मौजूद अवगुण व विकार हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। किंतु राजा आदमभू, एक दिन उन कटे सिरों को हकीकत पता चल गई। कटे सिरों के दिमाग से चेतना द्रव्य और फिर उस द्रव्य से तैयार होगा यह अतिमानव मस्तिष्क, जो वेडिंगो को जिंदा कर देगा। ओहो, तो आप कई सालों से मूर्छित पड़े कबीलों के रक्षक वेडिंगो को जिंदा करने के लिए उसका मस्तिष्क बना रहे हैं, जो एक सांप के कारण नष्ट हो गया था। आहा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं वेडिंगो को अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अभी तो कबीले की रक्षा के लिए जीवित करना चाहता था। आहा, गलत। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी शक्ति बढ़ जाए और कबीले के राजा आप बन जाएं, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शीघ्र ही गुरु खूनबा को समझ आ गया कि तुम अपने आपे में नहीं रहे। तुम्हारी आदमखोरता इंसान और इंसानियत के लिए भयंकर संकट है, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। इस पात्र में भरे चेतना द्रव्य की एक एक बूंद में लौह शक्ति भर देने की ताकत है। शैतान आदमभू गुरु की उम्मीदों से कहीं अधिक फुर्तीला निकला। तड़ाक! ये लौह शक्ति मुझे और मेरी सेना को प्राप्त होगी गुरुदेव, और तुम्हें हम मारकर हजम कर जाएंगे। भयंकर लड़ाई के पश्चात गुरु खूनबा को वहाँ से भागना पड़ा। आदमभू ने कुछ बूंद चेतना द्रव्य स्वयं पी लिया और शेष अपने सैनिकों में बांट दिया। एक चट्टान पर लिखी द्रव्य और अतिमानस मस्तिष्क बनाने की विधि आदमभू को मिल गई। चेतना द्रव्य के कारण उसकी उम्र का बढ़ना भी रुक गया था और वे निरोगी हो गए थे। इन सब की शक्तियों के कारण वे और भी खूंखार हो गए। पूरे कबीले को मार दो। आदमभू ने चेतना द्रव्य से अति मानव मस्तिष्क को भी पूरा कर दिया। आप ये क्या कर रहे हैं आदमभू? इसे जिंदा मत कीजिए। हम इनकी भूख
नहीं मिटा पाएंगे। वेडिंगो भयंकर आदमखोर राक्षस है। ये मेरी ताकत बनेगा जोरावर, ये हमारे पूरे कबीले की ताकत बनेगा। आदम्बू वेडिंगो के शरीर को हर समय अपने साथ ही रखता था। योद्धा वंश की सीमा पर डेरा डाला था आदम्बू ने। इन पर तेज धार हथियारों का भी असर नहीं होता। मातम मत बनाओ, तुम्हारा राजा अभी जिंदा है। मैंने तैयारी कर ली है, ईश्वर हमारे साथ है। आदम्बू स्त्रियों का रसिया था और इस बात का फ़ायदा उठाकर राजा विश्वम्भर ने अपनी एक खुर्राट गुप्तचर विशैली को उसके खेमे में भेज दिया था। तुम्हारे जैसा सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा और आप जैसा शक्तिशाली मैंने। विशैली रहस्य जुटाने में लगी थी। ये लौह जिस्म कैसे बनाते हो? लौह जिस्म चेतना द्रव्य का जादू है। आदम्बू सारे रहस्य बताता चला गया। फिर एक दिन, आओ वैशाली देखो, मैंने वेडिंगो के सिर में अतिमानस मस्तिष्क लगा दिया है और अब ये जीवित हो रहा है। अब तू मरेगा। वैशाली अपनी सेना को साथ ले आई थी। नज़र उठाकर देख शैतान, मेरे अलावा योद्धा वंश के 4 और शूरवीर योद्धा शेरा, बाहुबली, शूरा और शस्त्रा किस प्रकार से तेरे आदमखोरों का सफाया कर रहे हैं। नहीं, उन्हें कोई शस्त्र नहीं मार सकता। उनके पास ऐसे शस्त्र कहाँ से आए? ये दिव्यास्त्र उन्हें मैंने दिए हैं क्योंकि मैं जानता था कि तुझे और तेरे आदमखोरों को किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। वेडिंगो भी जीवित होकर तबाही मचा रहा था। अब वेडिंगो किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा, उसे मैं नियंत्रित कर सकता था और मुझे तो तूने आहा। धोखेबाज शैतान, बचेगी तू भी नहीं। यह विष खंजर तेरी जान ले लेगा। खचाक, वेडिंगो पर वो शस्त्र विफल हो गए। गुरु खूरमा ने बताया कि वेडिंगो के मस्तिष्क को नष्ट कर सकता है केवल अति तीक्ष्ण विष। मरणासन वैशाली हार मानने वाली नहीं थी। वैशाली ने विषैले सर्पों को इकट्ठा किया और खच्च इस प्रकार वेडिंगो फिर से कोमा में चला गया। आदमखोर तबाह हो गए, साथ ही कुर्बान हो गए 5 वीर योद्धा भी। तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। तत्पश्चात गुरु खूनमा ने वेडिंगो के मूर्छित शरीर को एक तिलिस्म में रख दिया, जिसकी चाबी 4 खोपड़ियों को बनाकर उन सारी घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा भी उन खोपड़ियों पर गोद दिया। उस शैतान ने गुरु खूनबा का रूप धरकर इन खोपड़ियों को लाने की वजह उन हथियारों को बताया था जो वेडिंगो को मार सकते हैं। वास्तव में हमारे पूर्व जन्म की ये खोपड़ियाँ वेडिंगो के तिलिस्म में पहुँचने की चाबियाँ हैं नागराज। यह प्रोफेसर विक्रांत के साथ मिलकर एक ऐसा मस्तिष्क बना चुका है जिससे वेडिंगो को जीवित किया जा सकता है, और यही है आदमखोर राजा आदम्भू। तुम ये सारी कहानी कैसे जानती हो? प्रोफेसर विक्रांत के तहखाने में ही मुझे अपनी खोपड़ी पर लिखी भाषा को समझने वाली एक प्राचीन किताब में मिली, जिसे पढ़कर मैंने खोपड़ी पर लिखी सारी कहानी को समझ लिया। तूने बिल्कुल ठीक समझा, मगर मेरे मकसद के बारे में मेरा बेटा भी नहीं जानता। वो तो एक कृत्रिम दिमाग बनाने के लिए जुनूनी था। उसे नहीं पता कि मैं वो दिमाग वेडिंगो के लिए बना रहा हूँ, और अब मेरे पास है वो दिमाग भी है और वेडिंगो तक पहुँचने की चाबी यानी खोपड़ियाँ भी हैं, मगर तुम्हारे रूप में अड़चने भी हैं जिन्हें दूर करना होगा। स्क्रोच उफ। इन चारों की खोपड़ियों को 32 माइलस्टोन के इस होल में एक एक करके इस तरह से डालना होगा जैसे किसी चाबी को ताले के की होल में डाला जाता है। उससे खुल जाएगा वो तिलिस्म जिसमें बंद है वेडिंगो का मूर्छित शरीर। अब जल्दी जिंदा हो जाएगा वेडिंगो। अरे ये क्या? एक खोपड़ी 32 माइलस्टोन से निकलकर उस लड़के से क्यों टकरा रही है? ये तिलिस्म तो नहीं खुला, मगर अब तेरी सांसें
ज़रूर बंद हो जाएंगी शैतान आदम्बू। तेरी कहानी एकदम सटीक थी आदम्बू, और काफ़ी हद तक सच भी, पर तेरे शैतानी मंसूबों का भांडाफोड़ तेरी बात ने किया है। तूने कहा था ना कि 24 घंटे से पूर्व खोपड़ियाँ प्राप्त नहीं की गई तो खोपड़ियाँ नष्ट हो जाएंगी, लेकिन अंतिम खोपड़ी को प्राप्त करने से पूर्व के तिलिस्म को ख़त्म करते हुए तेरी ही दी समय सीमा समाप्त हो गई, पर खोपड़ियाँ ना गायब हुईं और ना नष्ट हुईं। तूने समय सीमा वाला झूठ इसलिए बोला क्योंकि तू खोपड़ियाँ जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहता था। फिर अंतिम तिलिस्म भी ख़त्म करने के बाद हमने डिसाइड किया, मुझे किसी गड़बड़ का आभास हो रहा है। गुरु खूनबा को खोपड़ियाँ देने से पहले कुछ तैयारियां करनी होगी। बस यहाँ आने से पूर्व मैंने तीनों में से एक खोपड़ी बदल दी और जो सोचा था वही हुआ। ओहो, वो खोपड़ी उससे टकराई थी, तो इसका मतलब असली खोपड़ी इसके पास है। मिल गई मुझे आखिरी खोपड़ी भी। धड़। अब खुल जाएगा तिलिस्म। तिलिस्म खुलता चला गया। हा 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 हा। अब क्या होगा नागराज? वो तिलिस्म में चला गया है, वो वेडेंगो को जिंदा कर लेगा। अतिमानस मस्तिष्क रोपित होते ही जाग उठा वेडेंगो। भूख, कर, भूख, आहा नागराज। नागफनी सर्प उसे काट नहीं पाए। कचाक। उफ, इस दरिंदे ने विभव का हाथ तोड़ दिया। हिस हिस। साएं, कड़च, साएं। विभव को उसके चंगुल से छुड़ाना होगा। फू। शैली की कहानी के मुताबिक इसके दिमाग की मौत 400 साल पहले भी विष से हुई थी। भूख। ये तो सांप भी खाया जा रहा है। विष का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, यानी कि इसका शरीर विष प्रतिरोधक शक्ति निष्कासित कर चुका है। धाड़। हे भगवान, ये क्या बला है? भागो, ये जगह खाली कर दो। वो भयंकर आदमखोर शैतान वेडेंगो है। भूख। भागो, ये मार डालेगा। धाड़। इसे रोकने में हमें भी नागराज की मदद करनी होगी। अग्निका की अग्नि इसे जलाकर राख कर डालेगी। इस पर वार करके अपनी ताकत व्यर्थ मत करो। तुम कौन? मैं गुरु खूनबा। मैंने ही इस शैतान को तिलिस्म में कैद किया था, और इसको कैद करने के बाद मैं वर्षों योग निद्रा में रहा। आज अचानक तिलिस्म टूटने के कारण मेरी योग निद्रा भंग हो गई। तुम्हारे कोई भी वार इस शैतान पर नाकाम होंगे, तो फिर इसे कैसे रोका जा सकता है? इस शैतान को जैसे आज़ाद हुआ वैसे ही। मतलब कि तिलिस्म द्वार की उन 4 चाबी खोपड़ी के अलावा एक खोपड़ी और है, जो अन्य खोपड़ियों के साथ मिलकर ऐसे तिलिस्म का निर्माण करेगी जिसमें वेडेंगो दोबारा कैद हो जाएगा। मतलब एक और तिलिस्म तोड़कर खोपड़ी लानी होगी। नहीं, इस बार मैं तुम्हें किसी तिलिस्म में जाकर उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो खोपड़ी मेरे पास है। बस इसे अन्य खोपड़ियों के बीच में लगाना होगा, बाकी काम स्वयं हो जाएगा। तो देर किस बात की? लाइए, मैं भी इसे इसके स्थान पर रख देता हूँ। किसी को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खोपड़ी तुम्हारी किसी काम नहीं आने वाली। कड़क। हा 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 हा। अब कोई नहीं रोक सकता वेडेंगो को। और तू खूनबा, 400 साल पहले तो बच गया था, पर इस बार तेरी मौत निश्चित है। आप ठीक तो है ना?
अब तू गया आदमखोर हत्यारे। हा, तेरे विष का असर मुझ पर तभी होगा जब वो मेरे भीतर पहुंच जाए और मेरी शक्तियाँ तेरी फंकार को मेरे भीतर जाने नहीं देंगी। अगर तुझे मारने की शर्त यह है कि मेरा विष तेरे भीतर जा सकता है तो तुझे मारे तो ऐसा ही सही, ये शर्त मैं तेरी ज़रूर पूरी करूँगा। नागराज काटता है उसे। ले, मैंने तेरी शर्त पूरी कर दी। अब मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि तेरी कोई भी शक्ति तुझे मेरे विष से मरने से नहीं रोक सकती। खत्म हो गया शैतान। शैतान तो खत्म हो गया नागराज, पर अपने पीछे तबाही मचाती छोड़ गया है और वो मौत शहर की ओर चली गई है और उस मौत को रोकने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सारे रास्ते बंद नहीं हो सकते, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। कोई रास्ता नहीं है नागराज। पहले वेडिंगो को विष के द्वारा उसका दिमाग ख़त्म करके मारा गया था, परंतु विष का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। अब इसे तबाही मचाते देखने और अपनी मौत का इंतज़ार करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अभी भी एक रास्ता है। सभी यूनिट्स अलर्ट, सभी टारगेट सेट करें, मेरे कहते ही फायर करें। फायर, बूम, ब्लाम, ब्लाम, घर, भड़ुम भाम, बाम। हे भगवान, ये तो शैतानों का भी शैतान है। इस तबाही को वरुम। हे भगवान, ये तो शैतानों का भी शैतान है। इस तबाही को रोकने के लिए शायद साक्षात भगवान को धरती पर आना होगा। साक्षात भगवान तो नहीं, पर इस शैतान को रोकने वाली कोई भी चीज़ फिलहाल भगवान से कम नहीं लगेगी। नागराज, शैली, तुम दोनों ये न्यूरॉन मशीन क्यों उठा लाए? क्योंकि जिस न्यूरॉन मशीन ने इसे जीवन दिया है वही न्यूरॉन मशीन इसकी मौत का कारण भी बनेगी। क्या मजाक है? जिस शैतान पर टैंक तक बेअसर हैं उसे तुम इस मशीन से कैसे मारोगे? नागराज सही कह रहा है वैभव। इस मशीन ने लोगों के दिमागों से न्यूरॉन चुराकर उस अतिमानस मस्तिष्क का निर्माण किया था जिसने वेडिंगो को जीवन दिया। अब यही मशीन इसके मस्तिष्क से न्यूरॉन खींचकर इससे उसका जीवन छीनेगी। आहा, सर, धम। ओह गॉड, अभी भी यकीन नहीं हो रहा, इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे अभी फिर से उठकर तबाही मचाने लगेगा। वैसे नागराज, तुमने सही दिमाग लगाया। तुम ना होते तो पता नहीं ये शैतान शायद सारे महानगर को खा जाता और फिर पूरी दुनिया को। हाँ, पर मशीन तुम लोगों की बनाई हुई है। दिमाग ख़त्म करने वाली बात से मुझे यह आइडिया सूझा था जो कारगर सिद्ध हुआ। तुम सभी के सम्मिलित सहयोग से ये काम हो सका है। अब मैं इसे ऐसे तिलिस्म में बंद कर दूंगा ये कभी आज़ाद ना हो पाए। एक बात जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, जिस पर किसी और का ध्यान नहीं गया, वो ये कि चौथे और अंतिम तिलिस्म के पूर्व के तिलिस्म में सभी के बार बार खोपड़ी को स्पर्श करने पर भी तिलिस्म ख़त्म नहीं हुआ। फिर मेरे हाथ जो कि मधुर के शरीर पर थे उसके खोपड़ी के को स्पर्श करते ही तिलिस्म टूट गया। कैसे? वो इसलिए नागराज, क्योंकि पुनर्जन्म केवल अर्पित और शैली का हुआ था, विभव और मधुर का नहीं। ओह, तभी मैजिक फाउंटेन पर मेरे छूने से तिलिस्म शुरू नहीं हुआ, अर्पित के छूते ही हो गया। और म्यूज़ियम में नागराज के, पर नागराज के क्यों? क्योंकि नागराज भी योद्धा वंश का है। जी हाँ, एक नया रहस्य उभर गया है, नागराज भी योद्धा वंश का है। और मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था
कि पिताजी मुझे भी अंधेरे में रखकर वेडिंगो जैसे शैतान को जीवित करना चाहते थे। मेरा उद्देश्य सिर्फ अति मानव मानस मस्तिष्क बनाना था, जो मानवता की भलाई के काम में आता, पर मेरा तरीका गलत था। 1 वीक लेटर, राज टाइम्स। शहर से आदमखोर हत्यारों का आतंक समाप्त। अर्पेश शैली मधुर व विभव को न्यूरॉन मशीन के लिए विज्ञान पुरस्कार। आ गए। आज कितने शिकार फंसे? ज़्यादा नहीं, 4 शिकार फंसे। कम हैं, हमें और दिमाग चाहिए। इतने से दिमागों से शैतान जीवित नहीं होगा। तुम लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। पिछली बार की मुसीबत को भूल गए? क्यों, जो फिर वैसा ही मजाक कर रहे हो? ओह कम ऑन शैली, हम बस मजाक कर रहे हैं। कूल, अब एक ही काम करते बोर हो जाते हैं। कुछ तो रिफ़्रेशमेंट चाहिए। अरे छोड़ो, ये दादी अम्मा है, अभी लेक्चर देना शुरू कर देगी। अरे नहीं, असली बात ये है कि ये डर रही है। डर माय फुट। करो जो करना है। किसी मुसीबत में पड़ो तो मुझे मत कहना, मैं जा रही हूँ। ठीक है दादी अम्मा। डरपोक। वेडिंगो फिर जागेगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार आदमखोर आतंक नरकनाशक नागराज की ये शानदार कॉमिक्स यहीं पर समाप्त हुई। इस कॉमिक्स में काफ़ी रहस्य खुले और वेडिंगो का अंत हुआ, लेकिन वेडिंगो फिर से आने वाला है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे महाधमाकों के लिए। तो चलिए मिलेंगे अब इस आदमखोर के अगले के बाद अब अगली कॉमिक्स अभिषिप्त में, जो एक मल्टी स्टार कॉमिक्स है नरकनाशक नागराज के यूनिवर्स की, और उसमें हम इस यूनिवर्स के अदर सुपर हीरो से भी मिलेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए विदा। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।